नमस्कार, स्वागत है सभी का आरबी मांडे एकेडमी में। मैं राम भजन आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है या फिर राजस्थान रोडवेज में अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहा है, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर, सीनियर मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट बनने का सपना देख रहा है, तो तीनों के तीनों कोर्स में करवा रहा हूँ ऐप के माध्यम से। और मैं आपको बता देता हूं कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसका जो कॉमर्स पेपर सेकंड है उसकी वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स प्लस में एमसीक्यू मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं ऐप के माध्यम से। राजस्थान रोडवेज में अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आएगी उसका पार्ट भी है, उसके अंदर जो भी टॉपिक है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, साथ में आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर, सीनियर मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट, ये तीनों के तीनों पद है जिसमें आपके सिलेबस में अकाउंटेंसी आएगी। इसके अलावा आपके कोऑपरेटिव एक्ट पहुंचा जाता है। तो दोनों जो टॉपिक अकाउंटेंसी प्लस में कोऑपरेटिव एक्ट, इनके वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स प्लस में एमसीक्यूज मेरे द्वारा ऐप के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके ऐप में जाकर आप विजिट करें और आराम से बाकी चीज़ें वहाँ समझ के आप डिसीजन लें। तो आज के इस वीडियो में हम लेखांकन की 4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन की परंपरा, लेखांकन की मान्यता और लेखांकन की अवधारणाएं। ठीक है ना। तो चारों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। चीज़ों को मैं आपको समझाने से पहले मैं आपको डायग्रामेटिक रूप से दिखाना चाहता हूँ कि चारों चीज़ें क्या है और इनका किस प्रकार से आप डायग्रामेटिक रूप से एक बार में आप एक ही नज़र में आप पूरी चीज़ें समझ सकते हो। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे लेखांकन की परंपरा यानी कि प्रथा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशन। हम बात करेंगे लेखांकन की अवधारणाएं यानी कि संकल्पनाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट। और हम बात करेंगे लेखांकन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और हम बात करेंगे लास्ट में लेखांकन की मान्यता। ये 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें अलग अलग हैं और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो में जितना अपने से हो जाएगा कवर उतना हम कवर करेंगे, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो परंपरा जो कन्वेंशन है लेखांकन की, जो परंपराएं हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, परंपरा धीरे धीरे अवधारणा बनती है साहब। अवधारणा के रूप में इसका निर्माण होता है और फिर अवधारणा क्या होती है कि धीरे धीरे लंबे समय के बाद में वो सिद्धांत के रूप में लागू हो जाती है। ठीक है ना। अब परंपरा का मैं आपको आम आदमी की भाषा में मैं आपको उदाहरण दूँ। जैसे आप सभी जानते हो कि समाज के अंदर दहेज प्रथा, जो कि एक बुरी प्रथा है, वो दहेज प्रथा व्याप्त है, प्रचलित है, बहुत जोर ज़बरदस्त तरीके से प्रचलित है। और ये जो दहेज प्रथा, ये क्या है? परंपरा है, कन्वेंशन है साहब। अब ये बन गई धीरे धीरे। अब ये चीज़ें क्या है कि आगे जाके फिर अवधारणा का रूप ले लेती है, यानी कि अवधारणा कंसेप्ट के रूप में ये आकार ले लेती है। इसके पीछे क्या होता है कि लोग फिर इसके कारण गिनाने लग जाते हैं कि साहब ये दहेज सही क्यों है, या फिर इसके पीछे दहेज लेने और देने के क्या आधार है। तो उसको हम बोल देते हैं फिर अवधारणा। और बाद में जब यही चीज़ जब सिद्धांत बन जाती है, जब अवधारणा सिद्धांत बन जाती है, तो सिद्धांत में क्या करते हैं कि लोग वेरीफाई कराने लग जाते हैं, उसके प्रूफ देते हैं कि दहेज क्यों सही है, उसको आपको प्रूफ देंगे, तो वो चीज़ बन जाती है बेटा सिद्धांत। तो कोई भी चीज़ जब सबसे पहले परंपरा का जन्म होता है, सबसे पहले परंपरा बनती है। एक ने स्टार्ट कर दिया तो दूसरे ने स्टार्ट कर देंगे, फिर तीसरा, फिर पड़ोसी, फिर बाद में गांव वाले के बाद में फिर कॉलोनी वाले, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाती है वो चीज़। तो पहले बनती है परंपरा, और परंपरा के बाद में वही चीज़ बन जाती है अवधारणा। लंबे समय के बाद में उसको लगातार यूज करते हैं तब, और फिर पूरी दुनिया में फैलने के बाद में वो उन चीज़ों को हम क्या करते हैं कि प्रूफ के तौर पर उनको हम जस्टिफाई करते हैं, उनको सही दिखाते हैं कि ये चीज़ सही है, तो उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। तो हम ये कह सकते हैं कि साहब सिद्धांत के 2 भाग है। सिद्धांत के कितने भाग है? 2। पहले ये अवधारणा और दूसरी है परंपरा। क्यों? क्योंकि परंपरा से क्या बना? सिद्धांत। और सिद्धांत से क्या बना? परंपरा से क्या बनी? अवधारणा। और अवधारणा से क्या बनी? सिद्धांत। ठीक है ना। तो सिद्धांत दो स्टेज में 2 चीज़ों से बना है, पहले ये परंपरा और दूसरी अवधारणा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिद्धांत के 2 भाग है, पहला अवधारणा और दूसरी है परंपरा। अब देखो, लेखांकन के सिद्धांत है वो हम उसका बेसिक नॉलेज हम लेंगे, साथ में जो लेखांकन की अवधारणा है उसके कई सारे प्रकार है, इनके हम डिटेल से पढ़ेंगे। और लेखांकन की जो परंपराएं हैं उसके भी कई सारे प्रकार है, उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और लेखांकन की मान्यताएं वो 3 प्रकार की है, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर में सिद्धांत क्या होते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे लेखांकन की अवधारणाएं, फिर हम पढ़ेंगे परंपराएं, फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम मान्यताएं। इसके साथ फिर हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं चीज़ों को। और इस प्रकार से जो आपको पीडीएफ नोट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे बाकी नोट्स ऐसे मिलेंगे आपको पूरे A to Z, चाहे आप कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, या फिर राजस्थान रोडवेज में अकाउंटेंट की। इस प्रकार के आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और अगर आप प्रिंट आउट भी नहीं लेंगे तो आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनल स्टोरेज में सेव करके आप जूम इन जूम आउट करके इनको आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेखांकन के सिद्धांत, यानी कि लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं।
देखो, इसमें सबसे पहले आपको ये बता रखा कि लेखांकन को विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। वैसे आप लेखांकन को आप सभी जानते हैं, लेखांकन कला भी है, विज्ञान भी है और कॉमर्स भी है, तीनों चीज़ है, लेखांकन तीनों चीज़ है। लेकिन इसमें ये दे रखा था सिलेबस में एक्चुअली, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और ये जो लेखांकन को विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, इसके पीछे कुछ आधार है, वो 4 आधार है। अब वो आधार क्या बोलते हैं साहब? पहला आधार है कि व्यक्ति निष्ठता से हटकर विषयपरक परिणाम देना, यानी कि लेखांकन को हम विज्ञान क्यों मानते हैं, तो उसका पहला आधार है कि साहब ये व्यक्ति निष्ठता से हटकर विषयपरक परिणाम देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति निष्ठता, यानी कि व्यक्ति निष्ठता का मतलब है कि आप भावनाओं में बहकर अगर आप अकाउंटिंग करोगे, लेखांकन जो लेखे तैयार करोगे, उसको हम बोलते हैं व्यक्ति निष्ठता। और विषयपरक परिणाम क्या होता है कि आप नियम और कानून कायदों के आधार पर आप लेखांकन करते हुए जो लेखे तैयार करोगे और उनके आधार पर जो रिजल्ट निकल के आएगा, वो क्या है? हमारा विषयपरक परिणाम। ठीक, तो व्यक्ति निष्ठता में तो क्या होते हैं कि आप भावनाओं में बहकर अगर आप लेके तैयार करोगे तो भ्रामक की स्थिति बन जाएगी। और अगर विषयपरक तरीके से, यानी कि विषयपरक परिणाम दोगे, तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी लेखांकन के नियम है, सिद्धांत है, उनके आधार पर आप लेखा करोगे तो सभी के लिए लेखे का रिजल्ट है वो सभी पार्टियों के ऊपर समान प्रभाव डालेगा। और आपकी जो वित्तीय स्थिति है व्यवसाय की, वो बिल्कुल उसका जो आकलन है वो बिल्कुल सही अनुमानित निकलेगा। ठीक है, यानी कि उस स्थिति में भ्रामकता की स्थिति पैदा नहीं होगी, वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? लेखांकन को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ये हमने पहला पढ़ लिया। विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि साहब इसमें व्यक्ति निष्ठता से हटकर विषयपरक परिणाम दिया जाता है। दूसरा है, लेखांकन प्रक्रिया में निश्चित नियमों का पालन किया जाता है तथा सार्वभौमिक परिणाम देना। तीसरा है, लेखांकन व्यावसायिक सूचनाओं के संप्रेषण का आधार है। और चौथा है, सूचनाओं का सभी पक्षकारों के लिए एक रूप होना। जो भी लेखांकन की सूचनाएं तैयार होती है वो सभी पार्टियों के लिए एक रूप से उनके लिए लागू होती है, यानी कि सभी समझ सकते हैं, चाहे वो बाहरी पक्षकार हो चाहे आंतरिक पक्षकार हो, सब लेखांकन लेखों के आधार पर ये समझ सकते हैं कि इस कंपनी को फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ, यानी कि इसकी वित्तीय पोजीशन कैसी है, इसकी वित्तीय सेहत कैसी है। तो ये सूचनाओं का सभी पक्षकारों के लिए एक रूप होता है। इसलिए ये 4 आधार है, इनके आधार पर हम लेखांकन को विज्ञान मानते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है कि लेखांकन व्यावसायिक सूचनाओं के संप्रेषण का आधार है। ये हमने कई बार पढ़ लिया कि जो हमारा लेखांकन है, जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है, वो क्या करती है कि जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं? वित्तीय लेखे बनाते हैं। और उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है हम उनको सभी पार्टियों को संप्रेषित करते हैं, उनको भेजते हैं। तो ये क्या है? लेखांकन जो भी व्यावसायिक सूचनाएं हैं उनकी क्या है? संप्रेषण का आधार है। और दूसरा है, लेखांकन प्रक्रिया में निश्चित नियमों का पालन करना। ये मैंने अभी बताया था कि इसके लेखांकन के नियम, लेखांकन के सिद्धांत होते हैं, हम उनका पालन करते हैं। और उनका पालन करने के कारण ही इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक, सभी के लिए समान आता है और सब एक ही लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं। अब देखो साहब, ये जो हमने अभी 4 आधार पढ़े, ठीक है ना, उनके लिए क्या बता रखा है कि विश्व के सभी लेखाकारों ने कुछ ऐसे सिद्धांत, अवधारणाएं तथा परंपराएं विकसित की है और उन्हें हम क्या बोलते हैं? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि गैप। इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन सिद्धांतों या लेखांकन के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें 4 चीज़ आती है: लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन की परंपराएं, लेखांकन की अवधारणाएं, लेखांकन की मान्यताएं, जो कि हम पढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं लेखांकन के सिद्धांत के बारे में कि सिद्धांत क्या होता है, यानी कि लेखांकन के सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर बता रखा कि सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है, उसका यहाँ पर बेसिक सी जानकारी दी गई है कि कोई भी ऐसा मूलभूत सत्य जिसे सभी जगह समान रूप से स्वीकार किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत। और एक संस्था है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है, उसका नाम है IFSC, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये क्या करती है? इसने क्या किया कि एक समिति का गठन किया, और वो समिति क्या करती है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको क्या करती है? वो फॉर्मुलेट करती है, उनका प्रतिपादन करती है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति है वो किसके अंडर में काम करती है? तो वो काम करती है बेटा IFSC के अंडर में। ठीक। और दूसरा, कुछ इसी प्रकार का हमारे इंडिया के अंदर भी एक संस्थान है जिसको हम बोलते हैं ICAI, यानी कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। इसने भी एक बोर्ड का गठन किया जिसका नाम है लेखा मानक मंडल, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये भी वही काम करता है जो अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति करती है। ठीक है ना। तो ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करता है। और लेखांकन सिद्धांतों की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि लेखांकन सिद्धांत जो हमारे होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उनकी क्या विशेषताएं होती है। पहला साहब, लेखांकन सिद्धांत है वो मानव निर्मित है, बट ऑब्वियस है सारे सिद्धांत मानव ने बनाए हैं। और दूसरा है, लेखांकन सिद्धांत अभी विकास की प्रक्रिया में है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले बनती है परंपरा, परंपरा के बाद में क्या बनता है? परंपरा के बाद में बनती है अवधारणाएं, और अवधारणाओं के बाद में फिर क्या बनता है? सिद्धांत। तो ये इनका विकास चलता रहता है।
और सिद्धांत आगे भी बन सकते हैं। अगर परंपराएं, अगर अवधारणाएं बनती हैं तो अवधारणाएं फिर बाद में क्या बनेगी, सिद्धांत बनेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लेखांकन सिद्धांत अभी विकास की प्रक्रिया में है। तीसरा कि लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं कठोर ना होकर लोचपूर्ण है, यानी कि ये लोचपूर्ण है, आप इनमें बदलाव कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल है, ये कठोर नहीं है, आप इनमें बदलाव कर सकते हो साहब। अब लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं उनके कुछ नियम है, ठीक है ना, यानी कि जो भी लेखांकन सिद्धांत है उनको कुछ नियम ऐसे हैं जो उनको संचालित करते हैं, यानी कि कुछ नियमों के आधार पर हमारे लेखांकन सिद्धांत चलते हैं। अब वो नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहला संबद्धता यानी कि रेलिवेंसी। ये नियम क्या बोलता है? ये नियम बोलता है कि वित्तीय विवरण बनाने वाले तथा उनका उपयोग करने वाले दोनों वर्गों के लिए अर्थपूर्ण हो, यानी कि वित्तीय विवरण जो होते हैं वो उनको जो भी बनाता है और उन वित्तीय विवरणों का जो उपयोग करता है वो दोनों वर्गों के लिए अर्थपूर्ण हो, यानी कि भ्रामकता की स्थिति ना हो। दूसरा नियम है वस्तुपरकता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत पक्षपात से दूर रहे, यानी कि भावनाओं में बहकर आप किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप लेखांकन रिकॉर्ड तैयार नहीं करोगे। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुपरकता। और तीसरा नियम है व्यावहारिकता यानी कि फिजिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि सिद्धांत सरल होने चाहिए और उपयोगी होने चाहिए। क्यों? ताकि उन्हें लागू किया जा सके। इसको हम बोलते हैं व्यावहारिकता। तो लेखांकन सिद्धांतों के हमने 3 नियम पढ़े और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगाकर मैंने आपको भी समझाया भी था। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, क्या लिखा कि परंपराओं से क्या बनती है अवधारणाएं और अवधारणाओं से क्या बनते हैं सिद्धांत, ठीक है ना। यानी कि परंपराओं से अवधारणाओं तथा अवधारणाओं से सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। लेखांकन के जो सिद्धांत हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था। इसमें लेखांकन सिद्धांत का जो पहला भाग है वह है लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं या फिर संकल्पनाएं, और दूसरा है लेखांकन परंपराएं यानी कि प्रथाएं। यानी कि जो लेखांकन हमारे सिद्धांत है उसके 2 भाग है। पहला है लेखांकन की अवधारणाएं और दूसरा हमारा लेखांकन की परंपराएं यानी कि जिसको बोलते हैं प्रथाएं, ठीक। तो ये बता रखा है इसमें कि लेखांकन सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर में जो लेखांकन की जो अवधारणाएं होती है और जो सिद्धांत होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें बता रखा है, क्या बता रखा है कि अवधारणाएं सिद्धांतों की उत्पत्ति का आधार होती है और सिद्धांत क्या है, सिद्धांत विषय के श्रेष्ठ निर्वहन में योगदान करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, आप इनको पढ़ भी सकते हो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। और जो हमारी जो अवधारणाएं हैं, तो जो कंसेप्ट है, जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, ये साफ स्वयं सिद्ध है, अपने आप में ये सेल्फ अटेस्टेड है, इसलिए इनको प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। जबकि जो हमारे प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो क्या है कि साफ प्रमाणों पर आधारित है। पहले इनके लिए प्रमाण चाहिए, यानी कि इनको वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई यानी कि प्रमाण के आधार पर जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। स्वीकारोक्ति, निर्विवाद रूप से ये स्वीकार किए जाते हैं, जबकि जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, इनको स्वीकार करने के लिए प्रमाणन की आवश्यकता होती है। लोच, ये लोचशील नहीं है, और ये जो सिद्धांत है ये क्या है कि ये लोचशील है साहब, आप इनमें बदलाव कर सकते हो। अब है सबसे इम्पोर्टेंट, ये 10 प्रकार की है अवधारणाएं और इनके बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते इसमें बोर भी हो सकते हो, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी है जो समझने की भी है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको क्रैम करने की है, ठीक है ना। तो जहाँ चीज़ें क्रैम करने वाली होगी मैं आपको बता दूंगा, और जहाँ चीज़ें समझाने वाली है वहाँ पर मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। तो लेखांकन की प्रमुख संकल्पनाएँ अथवा अवधारणाएँ, जिनको हम बोलते हैं कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये 10 प्रकार है मुख्य रूप से। इसके बारे में हम एक एक पढ़ लेते हैं। पहली हमारी अवधारणा, उसका नाम है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ये अवधारणा क्या बोलती है? देखो साहब, ये अवधारणा ये बोलती है कि साहब जो व्यवसाय होता है और जो स्वामी होता है दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, सेपरेट है इनका, इसका सेपरेट अस्तित्व है, इसका भी सेपरेट अस्तित्व है, ये बोलती है हमारे को। और एग्जाम में यहाँ से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस अवधारणा से, और मैंने 500 के 500 पॉइंट इसमें डाले हैं, और 500 के 500 पॉइंट में से आपसे एग्जाम में किसी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखो, इसमें पहला है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या बोलता है? ये बोलता है साहब कि इस अवधारणा के अंतर्गत व्यवसाय का तथा उसके स्वामी का अस्तित्व पृथक पृथक माना जाता है साहब, दोनों अलग अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों एक चीज़ नहीं है, ठीक। और दूसरा है कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में उसके द्वारा विनियोजित पूंजी की राशि से लेनदार माना जाता है। अलग अलग है तभी तो लेनदार माना जाएगा, यानी कि व्यवसाय का जो ओनर होता है, अगर उसने व्यवसाय में कोई पैसा लगा दिया, पैसा उसने क्या कर दिया, विनियोजित कर दिया, व्यवसाय के अंदर पूंजी डाल दी, तो वो जितनी पूंजी डाली उसकी राशि तक वो क्या माना जाएगा, लेनदार माना जाएगा। और उसके पीछे क्या आधार है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा।
तीसरा बिंदु है व्यवसाय के स्वामी द्वारा विनियोजित पूंजी को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। जब लेनदारी है तो फिर उसको दायित्व पक्ष में दिखाए जाएंगे। और चौथा है अगर उसने पूंजी ली है पूंजी पर शर्तानुसार ब्याज का प्रावधान किया जा सकता है। यानी कि अगर वो पूंजी लगा रहा है व्यवसाय में तो लेनदार बन गया, और लेनदार ने अगर पूंजी लगाई है तो पूंजी क्यों लगाएगा, वो उसको फायदा होगा तभी, ठीक है ना। तो उसको फायदे के रूप में उसको ब्याज भी दिया जा सकता है। और पांचवा, यदि स्वामी व्यवसाय से निजी उपयोग के लिए धन या माल निकालता है तो ये क्रिया आहरण कहलाती है, जिस पर व्यवसाय से ब्याज वसूल किया जाता है और इस ब्याज को व्यवसाय की आय माना जाएगा। बट ऑब्वियस है उसने अगर व्यवसाय से पैसा निकाला है उसका अस्तित्व ही अलग है। तो व्यवसाय से अगर वो कोई चीज़ अपने निजी उपयोग के लिए रोकड़ निकालता है या फिर कोई धन निकालता है या फिर कोई संपत्ति का उपयोग करता है तो उसको हम बोलते हैं आहरण, ठीक है ना। और इसके बदले व्यवसाय से जो व्यवसाय होता है, जो ओनर होता है, उससे हम ब्याज भी वसूल सकते हैं, और जो वो ब्याज है वो क्या माना जाएगा, व्यवसाय की आय माना जाएगा। तो ये 500 के 500 बिंदु मैंने आपको बता दिए। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आता है। दूसरा है मुद्रा माप संबंधी अवधारणा, या फिर इसको हम बोलते हैं स्थिर मुद्रा इकाई अवधारणा। ये अवधारणा क्या बोलती है? ये बोलती है साहब कि आप में आपके जो व्यवसाय है उसमें जो भी वित्तीय लेन देन होंगे वो सारे मुद्रा में उनका लेखांकन किया जाएगा, मात्रा में नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो आपने 50,000 का माल बेच दिया, 10 किलो माल आपने 50,000 का बेच दिया, तो आप एंट्री ऐसे नहीं करोगे कि आपने वहाँ पर 10 किलो लिख दिया, नहीं, आपको लेखे में ये लिखना पड़ेगा कि वो माल कितने रुपए का है। और वहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लेखा करोगे आप क्या करोगे, स्थिर मूल्य वाली इकाई में करोगे। यानी कि अगर आप रुपयों में लेखा कर रहे हो तो रुपयों में करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने 5 एंट्री रुपयों में कर दी और बाकी की 10 एंट्री आपने डॉलर में कर दी, फिर तो आपके परिणाम ही खराब हो जाएंगे, फिर भ्रामक की स्थिति पैदा होगी। तो क्या बोलता है इसमें? पहला है कि व्यवसाय में लेखांकन केवल उन्हीं मदों का होगा जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता हो, ठीक। तो दूसरा है लेखांकन राशि यानी कि रुपयों में किया जाता है, ना कि मात्रा में, यानी कि लेखांकन आप रुपयों में करोगे, मात्रा में नहीं करोगे। और तीसरा है कि लेखांकन में मौद्रिक मापन की इकाई स्थिर मूल्य वाली इकाई ही माना जाता है, अतः इस अवधारणा को क्या कहते हैं? हम स्थिर मुद्रा इकाई अवधारणा भी कहते हैं। ये मैंने आपको तीनों पॉइंट समझा दिए। तीसरा साहब निरंतरता की अवधारणा। जो ये हमारी अवधारणा निरंतरता की अवधारणा, ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि व्यवसाय का जो जीवन काल होता है वो लंबा होता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर पहले लिख दिया जाता है कि हमारा व्यवसाय 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, तो वो तो फिर क्या हो गया, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हो गया। अगर ऐसा कुछ भी ना किया जाए तो व्यवसाय का जीवन काल हमेशा लंबा माना जाता है, यानी कि दीर्घ माना जाता है। तो निरंतरता की अवधारणा क्या बोलती है? ये बोलती है हमारे को कि व्यवसाय का जीवन काल लंबा होगा तथा व्यवसाय में तब तक निरंतरता रहेगी जब तक कि ऐसा कोई कारण या विपरीत स्थिति प्रकट ना हो, और इसे हम क्या बोलते हैं? निरंतरता की अवधारणा। दूसरा है इस महत्वपूर्ण अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का संचालन किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का संचालन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं निरंतरता की अवधारणा। और इसी अवधारणा के आधार पर हम कुछ लेन देन करते हैं, कुछ और इसके अंदर चीज़ें हैं जो इसी अवधारणा के आधार पर की जाती है, वो यहाँ पर बता रखी है। देखो, पहले ये कि लंबी अवधि के अनुबंध, जो भी हम लंबी अवधि के अनुबंध करते हैं वो हम क्या करते हैं, वो ये उम्मीद मानकर चलते हैं कि साहब हमारा व्यवसाय भी लंबा चलेगा, तो हमारे को अनुबंध करने में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अंशों का निर्गमन कर रहे हो या फिर ऋण पत्रों का निर्गमन कर रहे हो, इसी के साथ में दीर्घकालीन संस्थागत ऋण ले रहे हो, या फिर चल एवं अचल संपत्तियों का अभिवादन कर रहे हो, अमूर्त जो भी संपत्तियाँ, जो भी आज तक व्यय है, आज तक अमूर्त संपत्तियाँ जैसे ख्याति, पेटेंट हो गई और प्रारंभिक व्यय हो गए, है ना, इनको आप क्या बोलते हैं? अमूर्त, जो आज तक जो आपके प्रारंभिक व्यय है ये आपके क्या आस्थगित व्यय है। और अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर अगर कोई लागत आई है, या फिर बाहरी विज्ञापन जो व्यय हुए हैं, बाहरी विज्ञापन व्यय को स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, तो स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में इन चीज़ों को दिखाया जाता है जो मैंने अभी बोला। तो ये चीज़ें क्लेम करने वाली है, और ये क्यों की जाती है? क्योंकि हम निरंतरता की अवधारणा को फॉलो करते हैं। और इनको क्या किया जाता है कि स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, तथा फिर क्या करते हैं कि सने सने उन्हें लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करके दीर्घ अवधि में अपलखित यानी कि राइट ऑफ किया जाता है। तीसरा है आयगत और पूंजीगत व्ययों का विभाजन भी इसी धारणा पर आधारित है, और आयगत व्ययों को चालू वर्ष का मानकर सीधे लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले बता रखी है पिछली वाली वीडियो में कि आयगत व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, आयगत आय क्या होती है, पूंजीगत आय क्या होती है। जो भी शब्दावली मैंने यहाँ पर बोली मैंने पिछली वीडियो में समझा रखी है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी और किस अवधारणा के आधार पर उसका लेखा किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 बिंदु और है जो कि इस अवधारणा पर आधारित है। जो हमारी अवधारणा है तीसरी, कौन सी है? निरंतरता की अवधारणा, जिसमें हमारा चौथा बिंदु है। चौथा बिंदु क्या बोलता है? ये हमारे को बोलता है साहब
कि इस अवधारणा के अभाव में सभी स्थायी संपत्तियों का चालू बाजार मूल्य लेना पड़ता है, जिससे लेखों में व्यक्तिपरकता यानी कि सब्जेक्टिविटी आ जाती है और लेखांकन के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते। अगर इस अवधारणा को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हमारे सामने ये दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इस अवधारणा का पालन नहीं करते हैं तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। क्या होगी कि जो भी हमारी स्थायी संपत्तियाँ हैं हम उनका चालू बाजार मूल्य पर लेखा कर देंगे, जो कि गलत है। 5वां है, विशिष्ट कारणों के अभाव में व्यवसाय का जीवनकाल दीर्घ माना जाता है। अगर कोई विशिष्ट कारण नहीं है तब तक हम क्या करेंगे कि व्यवसाय के जीवनकाल को हम दीर्घ मानेंगे, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं, विशिष्ट कारण, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का जीवनकाल लंबा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है कि विशिष्ट कारणों के अभाव में व्यवसाय का जीवनकाल दीर्घ माना जाता है। जहाँ इस तरह के तथ्य अथवा प्रमाण उपलब्ध हो कि व्यवसाय एक निश्चित अवधि तक ही चलेगा, तो इसे अपवाद मानते हुए लेखांकन उस निर्धारित अवधि के आधार पर ही करना चाहिए। और जो लेखा मानक 1 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, इस बात का उल्लेख करता है कि व्यवसाय में निरंतरता की अवधारणा का पालन नहीं किया जा रहा हो तो इसका कारण सहित उल्लेख करना परमावश्यक है। 6वां पॉइंट क्या बोलता है कि प्रमाण उपलब्ध हो कि व्यवसाय एक निश्चित अवधि तक ही चलेगा, जैसे संयुक्त साहस आदि, तो इसे अपवाद मानते हुए लेखांकन उस निर्धारित अवधि के आधार पर ही करना चाहिए। लेखा मानक जो 1 है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यवसाय में निरंतरता की अवधारणा का पालन अगर नहीं किया जा रहा है तो इसका कारण सहित उल्लेख करना परमावश्यक है। तो ये हमारी तीसरी अवधारणा पूरी हो गई, जिसको हम बोलते हैं निरंतरता की अवधारणा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैंने आपको बताई है। चौथी अवधारणा हमारी द्विपक्षीय अवधारणा, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये अवधारणा 2 बातें बोलती है। क्या बोलती है? ये बोलती है साहब कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार 2 खातों को प्रभावित करता है, जिसमें आप और हम सभी जानते हैं कि एक पक्ष में नाम तथा दूसरे पक्ष को हम क्या करते हैं, समान राशि से जमा करते हैं। जैसे मान लो मैंने राम को 50,000 रुपये दिए, तो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। तो मैंने राम को क्या किया, नाम, और केस को मैंने क्या किया, जमा किया, और दोनों के दोनों समान राशि से वहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। और ये अवधारणा दूसरी बात क्या बोलती है? ये बोलती है कि नाम पक्ष संपत्ति एवं खर्च को प्रदर्शित करता है, जबकि क्रेडिट पक्ष दायित्व एवं आय को प्रदर्शित करता है। और ये चीज़ हम आगे जर्नल के अंदर भी पढ़ेंगे, जो आने वाला चैप्टर हमारा जर्नल रहेगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे आइटम है जो नाम पक्ष, उनका नाम पक्ष रहेगा, यानी कि उनका जो शेष है वो डेबिट रहेगा, और कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनका जो शेष होता है वो क्रेडिट रहेगा। अब है लागत अवधारणा। लागत अवधारणा हमारे को क्या बोलती है? देखो, लागत अवधारणा हमारे को ये बोलती है कि हमारे को जो हमारी संपत्तियां होती है उनको व्यवसाय में किस मूल्य पर दिखाया जाए। तो ये हमारे को कौन बताता है? लागत अवधारणा। अब देखो, लागत अवधारणा हमारे को क्या बताती है? पहला है कि विविध संपत्तियों के लेखांकन हेतु यह प्रश्न उठता है कि उन्हें लागत मूल्य पर दर्ज किया जाए या फिर बाजार मूल्य पर, यानी कि संपत्तियों को हम लागत मूल्य पर दर्ज करें या फिर बाजार मूल्य पर। अब दिक्कत ये है साहब कि लागत मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है। हालांकि दोनों की दोनों चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लागत मूल्य का मतलब है, जैसे आपने मान लो कोई मशीन मंगाई, गुजरात से मंगाई, मान लो गुजरात से आपने जयपुर में कोई मशीन मंगाई और वो मशीन आती है 60,000 की, ठीक है ना। तो लागत में क्या ऐड होगा? एक तो 60,000 ऐड हो जाएगा, और वहाँ से गुजरात से राजस्थान आने में जो खर्चा लगा, मान लो 5,000 आपका भाड़ा लग गया, तो आप 5,000 को भी किस में जोड़ दोगे? 50,000 में, ठीक। और आपने घर पे मशीन मंगवा ली, आपने उसको स्थापित करने के जो आपने किसी मिस्त्री को बुलाया कि आप इसको यहाँ पर इसको सेट कर दो, तो मिस्त्री ने ले लिए मान लो 5,000, तो ये 5,000 भी उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि कुल खर्चा कितना हो गया? 60,000। इसको हम क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। लेकिन बाजार मूल्य क्या होता है कि बाजार के अंदर वो चीज़ें क्या करती है कि बाजार के अंदर सभी के अकॉर्डिंग जो किसी भी संपत्ति होती है उसकी वैल्यू जो अलग अलग होती है, यानी कि बाजार में क्या भाव चल रहे हैं, बाजार में इस मशीन का क्या भाव चल रहा है, लोग क्या भाव मान के चल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बाजार मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता रखा कि लेखांकन विशेषज्ञों का मत है कि संपत्तियों का लेखा लागत मूल्य पर ही किया जाए। क्यों भाई? क्योंकि बाजार मूल्य कितना है, इसमें व्यक्तिपरकता का दोष आ सकता है, जबकि लागत मूल्य ऐतिहासिक लागत होती है, और ये क्या होती है? साक्ष्य पर आधारित होने के कारण मूल्य निश्चित एवं विश्वसनीय होते हैं। यानी कि लेखांकन विशेषज्ञ ये कहते हैं साहब कि जो भी संपत्ति है उसका आप लेखा ना लागत मूल्य पर ही करो, क्योंकि बाजार मूल्य व्यक्ति के अनुसार पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 10 आदमी है तो 10 आदमी के अनुसार 10 प्रकार की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसलिए आप उसका जो लेखा है ना आप लागत मूल्य पर करो। और लागत मूल्य को हम ऐतिहासिक लागत भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। दूसरा है लागत मूल्य से आशय, यानी कि लागत मूल्य से क्या आशय, ये मैंने आपको अभी बता दिया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि जो भी वस्तु है या फिर जो भी संपत्ति है उसके क्रय मूल्य से है, यानी कि उसके क्रय मूल्य से है। और क्रय मूल्य में हम क्या करते हैं, यदि वह वस्तु स्थायी संपत्ति है तो उसे व्यवसाय स्थल तक लाने का भाड़ा और मजदूरी भी ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कारखाने में स्थापित करवाया गया हो तो स्थापना व्यय को भी हम लागत में शामिल करेंगे। यदि किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने में कोई लागत ना आई हो तो ऐसा लेखांकन नहीं किया जाएगा। सीधा सा मतलब ये लास्ट की लाइन ये बोल रही है कि फोकट की चीज़ों का अकाउंटिंग के अंदर हम एंट्री नहीं करते। तीसरी चीज़ है
तीसरा पॉइंट है, यह अवधारणा निरंतरता की अवधारणा पर आधारित है साहब, यानी कि लागत अवधारणा निरंतरता की अवधारणा पर आधारित है, ठीक है ना। और इसी अवधारणा पर आधारित होने के कारण हम क्या करते हैं कि स्थायी संपत्तियों को हम लागत मूल्य पर दिखाते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसके आधार पर हम स्थायी मूल्यों को लागत मूल्य पर दर्ज करते हैं, तो हमारी अवधारणा लागत अवधारणा। चौथा पॉइंट है, स्थायी संपत्ति के लगातार प्रयोग में आने से उसके मूल्य में गिरावट आती है। अब आप सभी जानते हो कि स्थायी मूल्य जो भी स्थायी संपत्ति होती है, हम उसका लगातार जब यूज करते जाते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय के निरंतर गुजरने के साथ में अब क्या होता है कि उसके जो वैल्यू होती है उसमें गिरावट आती है और उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है ना। तो इसे मूल्यह्रास के रूप में लेखा पुस्तकों में संपत्ति विशेष खाते में दर्ज किया जाता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन के रूप में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर कुछ अमाउंट घटाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और वो संपत्ति के पुस्तक मूल्य में से हम उस जो लागत मूल्य होता है उसमें से हम घटाते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है ना। और इसके लिखने से संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, यानी कि संपत्ति के मूल्यों में जितनी कमी आई है वो हम लेस कर देंगे और उसको हम क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और अगर डेप्रिसिएशन को अगर हम घटाएंगे लागत मूल्य में से तो आपका लागत मूल्य घट जाएगा और इसी मूल्य को पुस्तक मूल्य का नाम दिया जाता है। यानी कि पुस्तक मूल्य क्या होता है, आपकी संपत्ति की लागत मान लो 50 रुपये है और उसमें से आपका डेप्रिसिएशन घटा दिया आपने 2 रुपये, तो बचा कितना 48, तो 48 क्या है आपका पुस्तक मूल्य यानी कि बुक वैल्यू। तो आपको लागत मूल्य, पुस्तक मूल्य और बाजार मूल्य तीनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और पिछले वीडियो में तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि बाजार मूल्य, पुस्तक मूल्य और लागत मूल्य क्या होता है। अब ऐसा वसूली या आगम अवधारणा, वसूली या आगम अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा तसल्ली से समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर पहली है, वसूली या आगम अवधारणा आय को मापने का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी कि यह अवधारणा ये कहती है कि आय कब मानी जाए। जैसे मान लो आपने कोई माल बेचा, ये माल है, ठीक है ना, ये कोई गुड्स है, आपने ये इस वाले मतलब आपने ये जो कस्टमर है इसको आप बेचना चाहते हो, ठीक है ना। अब आपने इसको दे दिया, उधार माल बेच दिया मान लो, और ये आपको पैसा दे रहा है अगले साल, यानी कि इस दिन आपको पैसा दे रहा है। अब आप ये बताओ मुझे कि आप वसूली यानी कि आगम यानी कि रेवेन्यू कब मानोगे। आपने जैसे ही आपने उसको माल दिया तब मान लोगे या फिर जब वो आपको पैसा देगा तब मानोगे, बताओ कब मानोगे। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये चीज़ हमारे को बताती है कि यह अवधारणा यह बतलाती है कि व्यवहार से आय यानी कि जो भी लेन देन होगा उससे जो इनकम होगी वो कब मानी जाएगी, ठीक है ना। तो यह अवधारणा यह बताती है कि व्यवहार से आय आदेश प्राप्ति के समय माने या फिर माल सुपुर्दगी के समय माने या फिर भुगतान के समय माने। यानी कि आपने यहाँ पर तो मान लो आपको मिल गया ऑर्डर और फिर आपने उसको दे दिया माल और बाद में वो आपको दे रहा नगद, तो इस प्रकार से आपकी चैन चल रही है। तो आपकी जो आय है वो इस मतलब जब आपको ऑर्डर मिलेगा तब मानोगे या फिर आप उसको माल दे दोगे तब मानोगे या फिर आपको माल का नगद मिल जाएगा तब मानोगे। तो ये अवधारणा ये बोलती है कि साहब जैसे ही आदेश आपको मिलेगा तो वो तो आपकी आय नहीं मानी जाएगी। आप जैसे ही अपने कस्टमर को माल दे देते हो, उसका स्वामित्व उसको हस्तांतरित कर देते हो, तो उसी दिन यानी कि आपने जिस दिन उसका स्वामित्व हस्तांतरित किया उसी दिन हम क्या मान लेते हैं, आगम मान लेते हैं। भले आपकी केस बाद में मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो यह अवधारणा ये बताती है कि व्यवहार से आय आदेश प्राप्ति के समय माने या फिर सुपुर्दगी के समय माने या फिर भुगतान के समय किस समय मानी जाए। तो इस सिद्धांत के अनुसार आय उस समय उपार्जित मानी जाती है जिस तिथि को वह वसूल कर ली जाती है। और यहाँ पर वसूल करने का मतलब यह है, वसूल करने से आशय यह है कि मूल्य वसूली से न होकर वस्तु के संबंधित पक्षकार को सुपुर्दगी से यानी कि स्वत्व के हस्तांतरण से है। अर्थात आपने उसको मालिक एक तरह से उसको मालिकाना उसको दे दिया, ठीक है ना। अर्थात यह तिथि वसूली की तिथि मानी जाती है जिस तिथि को वस्तु या सेवा किसी प्रतिफल के बदले किसी ग्राहक को वस्तु दे दी जाती है। आपने जिस तिथि को उसको वस्तु दी, आपने उसका एंटाइटलमेंट अपने कस्टमर को दे दिया, तो जिस तिथि को आपने वस्तु सुपुर्द की उस तिथि को आप क्या मानोगे, वसूली यानी कि आगम मान लोगे। भले ही ग्राहक द्वारा उसके मूल्य तुरंत दिया जाए यह आवश्यक नहीं है, उसका मूल्य वो तुरंत दे या फिर बाद में दे, ये कोई इसको अपन ध्यान में नहीं रखेंगे। हम तो केवल ये ध्यान रखेंगे कि आपने उस कस्टमर को आपने वो वस्तु कब सौंपी। अब एक तो आपको आदेश प्राप्त हो गया कि मुझे 50,000 का माल चाहिए, किसी कस्टमर ने बोला, और आपने दूसरा तरीका क्या है कि आपने उसको माल दे दिया, और तीसरा तरीका क्या है कि वो आपको बाद में पैसे दे रहा। तो ये आपका आगम नहीं माना जाएगा। और आपको बाद में माल आप उसको उधार देने के बाद में 2 साल के बाद में आपको नकद दे रहा, तभी आपको आगम नहीं माना जाएगा। आपका आगम तो तभी माना जाएगा जब आप उसको स्वत्व यानी कि जो भी मशीन है या फिर जो भी वस्तु है आप उसका एंटाइटलमेंट यानी कि स्वामित्व अपने कस्टमर को दे देते हो, यानी कि उसको डिलीवरी कर देते हो सामान की, तो उस तारीख को हम क्या मानते हैं, आगम।
चौथा बिंदु है नगद बिक्री पर वस्तु अथवा सेवा के हस्तांतरण की तिथि एक ही मानी जाती है, एक ही होती है साहब। यानी कि आपने क्या किया कि नगद माल बेच दिया, वो अभी हम जो ऊपर चीज़ें पढ़ रहे थे वो उधार माल के ऊपर थी, लेकिन अगर आप मान लो आपने नगद माल बेच दिया तो आपको क्या होगा कि इसमें जो आपकी रेवेन्यू है और जो आपकी जो हस्तांतरण की डेट है दोनों सेम मानी जाएगी। यानी कि स्वामित्व आपने कस्टमर को दे दिया, जैसे उसने पैसा दिया आपने उसको वस्तु का स्वामित्व दे दिया, तो दोनों की डेट एक मानी जाएगी। लेकिन उधार सौदे में क्या होता है कि उधार सौदे में वस्तु अथवा सेवा के हस्तांतरण की तिथि तथा नगद वसूली की तिथि भिन्न भिन्न होती है। वसूली की तिथि को लेखांकन कार्य कर लिया जाएगा, है ना, और नगद प्राप्ति की प्रविष्टि बाद में पुनः की जाएगी। यानी कि आपने जिस तारीख को आपने माल की सुपुर्दगी की वो क्या कहलाएगी, वसूली की तिथि, और वसूली की तिथि को आप क्या कर लोगे, लेखांकन कर लोगे। और हाँ, बाद में अगर आपको नगद पैसा दे रहा है तो फिर उसकी प्रविष्टि बाद में दोबारा की जाएगी। तो आय निर्धारण की अवधारणा भी विवाद रहित नहीं है, यानी कि इसमें भी साहब कई सारे विवाद है, डिस्प्यूट है, ठीक है ना। तो कुछ अपवादों को छोड़कर आज भी उपयुक्त तथ्य सर्वमान्य है। कुछ लेन देनों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विक्रय आधार के अलावा आपात स्वरूप निम्न आधार हो सकते हैं। अब देखो, अभी तो हमने विक्रय आधार पढ़ा, विक्रय आधार के आधार पर हम आगम कम मानते हैं। अगर माल उधार बेचते हो तो आगम कम मानोगे, और अगर आप माल नगद बेचते हो तो आगम कम मानोगे। लेकिन विक्रय दो प्रकार हमने समझा है, अगर आप उधार विक्रय करते हो तब आगम कम मानेंगे, और नगद विक्रय करते हो तब आगम कम मानेंगे। लेकिन विक्रय के अलावा भी आप कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आगम यानी कि रेवेन्यू कम मानोगे। तो इसमें पहला है रोकड़ा आधार। तो साहब रोकड़ा आधार क्या बोलता है? रोकड़ा आधार ये कहता है साहब कि जब भी आपको नगद पैसा मिले तो आपकी आय है, और जब भी आप नगद में अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका क्या है, खर्चा है साहब। लेकिन उत्पादन आधार हमारे को ये बोलता है कि साहब ऐसा नहीं है। उत्पादन आधार पे दो मान्यताओं के आधार पर बात करता है। ये थोड़ा आप समझना, इसको आराम से कन्फ्यूज मत होना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, विक्रय आधार के अलावा हमारे पास दो आधार है, पहला रोकड़ा आधार, दूसरा हमारे पास उत्पादन आधार। अब रोकड़ा आधार क्या बोलता है कि हमारी आगम कब होगी, तो ये बोलता है साहब जहाँ आय प्राप्ति अनिश्चित हो वहाँ रोकड़ा आधार उपयुक्त माना जाता है। जैसे जब वस्तु का विक्रय किराया क्रय पद्धति अथवा किस्त भुगतान प्रणाली से हो, तब लेखा कब किया जाएगा, राशि की प्राप्ति पर ही किया जाएगा। यानी कि किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान प्रणाली में क्या करते हैं कि हमारी संपत्ति को हम किसी कस्टमर को देते हैं, और वो क्या करता है कि हमारे को पैसा कई सारी किस्तों में देता है। तो जैसे जैसे हमारे पास किस्तें आती जाएगी और फिर हम क्या करते जाएंगे, उसको आय मानते जाएंगे। जैसे मान लो आपने किसी को 10 लाख रुपए की संपत्ति बेची और वो आपको 10 साल में 10 लाख रुपए देगा, हर साल 1 लाख रुपए। तो आपको जिस साल में जितना रुपया मिल रहा है ना, आप उसी को आप रेवेन्यू मानोगे, एक साथ नहीं मानोगे आप कि आपने 10 साल की संपत्ति आज बेच दी तो आप 1 साल में लेखा लोगे, नहीं। ये तो हमारा रोकड़ा आधार बोलता है। लेकिन उत्पादन आधार कुछ और बात बोलता है, और उत्पादन आधार दो मान्यताओं के ऊपर बात करता है साहब। क्या है पहली मान्यता? क्या है पहली मान्यता के अनुसार? क्या है कि आप रेवेन्यू कब मानोगे, उत्पादन पूर्ण होते, यानी कि आपका जैसे उत्पादन हुआ, आपने प्रोडक्शन किया, आप क्या मान लोगे कि साहब हमारी तो रेवेन्यू हो गई, इनकम हो गई, अब मज़े हो गए। अब इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे सोने की खानों के संबंध में इसका तय मूल्य बिक्री वाले वर्ष की बजाय उस लेखांकन वर्ष की आगम माना जाएगा जिस वर्ष में सोने का खनन किया गया। यानी कि आपने सोने का खनन यानी कि उसको माइनिंग कब किया, आपने ज़मीन से कब निकाला, आपने जिस वर्ष ज़मीन से निकाला आप उसी वर्ष को आप ये मान लोगे कि साहब हमारी इनकम हो गई। भले आप सोना 10 साल के बाद में बेच रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपने सोना जिस वर्ष में निकाला आप उसी वर्ष में क्या मान लोगे, रेवेन्यू यानी कि आगम मान लोगे। और दूसरी मान्यता क्या है, यानी कि पहली मान्यता में क्या है कि उत्पादन पूर्ण होते, यानी कि उत्पादन जैसे हुआ आपका सोने का उत्पादन, आपने सोना बनाया निकाल के, तो आप मान लो कि साहब हमारी आगम हो गई। और दूसरी मान्यता हमारे को क्या बोलती है, दूसरी मान्यता ये बोलती है कि उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व, यानी कि उत्पादन हुआ नहीं उससे पहले आप क्या मान रहे हो, आगम मान रहे हो। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पर बता रखा कि द्वितीय मान्यता के अनुसार उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व भी आगम को मान्यता दे दी जाती है। यदि व्यवसायी निर्माण कार्य करता हो या फिर वृहत निर्माण ठेके लेता हो तो उनके पूर्ण होने में समय लगता है। तो ऐसी दशा में अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर आय को अर्जित मानना उपयुक्त नहीं होगा। तो ऐसी दशा में प्रतिवर्ष पूर्ण हुए कार्य का मौद्रिक मूल्यांकन ही उस वर्ष की आगम मानी जाती है। यानी कि आपको मैं एग्जांपल दूं, मान लो किसी ठेकेदार ने 100 किलोमीटर लंबी रोड बनाने का ठेका ले लिया सरकार से, और वो 100 किलोमीटर लंबी रोड बनाने में मान लो उसको लगता है 100 करोड़ रुपया। एग्जाम्पल के रूप में मान लो आप 100 किलोमीटर लंबी रोड 100 करोड़ में बनाएगा, 100 किलोमीटर लंबी रोड 100 करोड़ में बनाएगा, और ये काम पूरा होने में मान लो उसको लगते हैं 10 साल। तो वो क्या करेगा कि हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा, तभी तो 10 साल में 100 करोड़ पूरे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ठेकेदार है वो क्या करेगा कि हर साल वो अपनी जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो हर साल 10-10 करोड़ ही मानेगा। ऐसा नहीं है कि वो 100 करोड़ में ठेका ले ले तो वो एक साथ ही 100 करोड़ अपनी रेवेन्यू मान लेगा, नहीं मानेगा ऐसा। उसको
10-10 करोड़ 10 साल में उसका रेवेन्यू ऐसे माना जाएगा। यानी कि रोड पूरी नहीं हुई उससे पहले वो हर साल अपना 10-10 करोड़ का रेवेन्यू मानने लग जाएगा। अब यहाँ पर है सामान्यतया घटित घटना का ही लेखांकन होता है, न कि घटना के घटित होने की संभावना का। यानी कि जो भी घटना घटित हुई है उसी का लेखांकन करेंगे। अगर कोई संभावना बन रही है किसी घटना घटित होने की तो हम उसका लेखांकन नहीं करते। और यही कारण है कि आगम का निर्धारण साधारणतया विक्रय आधार पर करते हैं। आगम निर्धारण उस समय मानते हैं जब वास्तविक भुगतान की प्राप्ति हो चुकी है या वैधानिक रूप से क्रेता पर देय हो चुकी है, तो हम तब आगम मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे आय व व्यय के मिलान की अवधारणा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको बस केवल रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, क्रेम करने वाली चीज़ ज़्यादा है। आय व व्यय के मिलान की अवधारणा क्या बोलती है? ये बोलती है साहब कि जिस साल में आपकी आय हुई है और उस आय को कमाने से संबंधित जो भी खर्चे हुए हैं आप उस आय में से घटा दो। यही हमारी क्या है, आय व व्यय के मिलान की अवधारणा। यानी कि मिलान करना है आय और व्यय का। तो ये अवधारणा क्या बोलती है? इस अवधारणा के आधार पर चालू वर्ष में किए गए व्ययों का मिलान चालू वर्ष के आगम से किया जाना चाहिए। अर्थात जिस वर्ष से व्यय संबंधित हो उन व्ययों को संबंधित वर्ष के आय में से वसूल करना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि आय का निर्धारण करते हैं, फिर उनसे संबंधित जो भी व्यय हैं उनका हम निर्धारण करते हैं और जो भी व्यय निकल के आते हैं हम उसको आय में से घटा देते हैं। दूसरा ये वही बता रहा कि तत्पश्चात आय व व्ययों का मिलान किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और मिलान करते समय निम्नलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। अब कौन कौन से तथ्य हैं जिनको हमें ध्यान रखना जरूरी है आय व व्यय के मिलाने के समय? तो इसमें चार तथ्य है। पहला तथ्य है ये बता रखा, जब आय को लाभ हानि खाते में लिखा जा चुका हो, जब आय को लाभ हानि खाते में लिखा जा चुका हो तो उससे संबंधित सभी व्ययों का लेखा भी आवश्यक है, चाहे उनका भुगतान किया जा चुका हो अथवा उन्हें चुकाया जाना बाकी हो। आपको तो बस उन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना कि आपने उनका भुगतान किया या नहीं किया। मतलब आपने जैसे ही लाभ हानि खाते में आय लिखी और आपको उसी समय आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंडिचर है आपको उनको लाभ हानि खाते में दिखाना पड़ेगा। और इसी के आधार पर लाभ हानि खाते में जो भी हमारे बकाया व्यय हैं उनका हम क्या करते हैं, लेखा करते हैं। ये हमारा पहला तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य है जिसमें ये बता रखा कि यदि कोई व्यय ऐसा हो जिसका संबंध आंशिक रूप से चालू वर्ष से हो और आंशिक रूप से आगामी वर्ष से हो तो आगामी वर्ष के व्यय को चालू वर्ष में न दिखाकर आगामी वर्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। और इसी धारणा पर हम क्या करते हैं, जो भी पूर्वदत्त हमारे व्यय हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उनको चालू वर्ष के भुगतान में से घटाकर केवल चालू वर्ष का व्यय ही लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है और पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठे में दिखाया जाएगा। अब ये चीज़ें समझाने वाली ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ये क्या बोलती है वो अब आपको बस यही ध्यान में रखना है। ये वाला तथ्य क्या बोलता है? ये बोलता है यदि कोई आय चालू वर्ष में अर्जित कर ली हो, यानी कि आपने कोई आय चालू वर्ष में अर्जित कर लिया है किंतु अपरिहार्य कारणों से वह नकद में प्राप्त नहीं हो पाई, ठीक है ना, तो ऐसी दशा में उस आय को चालू वर्ष की मानकर लाभ हानि खाते में दिखाया जाना चाहिए। अर्जित आय की अवधारणा इसी पर आधारित है। ठीक इसके विपरीत यदि आय प्राप्त हो गई है किंतु वह लेखा अवधि से संबंधित न होकर आगामी वर्ष की है तो ऐसी दशा में आगम होते हुए भी उसे आगामी वर्ष की आय माना जाता है और इसे ही अनार्जित आय मानकर आय विशेष में से घटाकर चिट्ठे में अनार्जित आय के नाम से दर्शाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी है कि अनार्जित आय क्या होती है, अर्जित आय क्या होती है। बस यहाँ पर ये बता रखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। लास्ट है वर्ष के अंत में जो शेष रहता है यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है उससे संबंधित जो भी व्यय हैं उनको अगले वर्ष के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उससे आगामी वर्ष में बेचा जाएगा, यानी कि आगामी वर्ष में वो हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अतः चालू वर्ष में उससे प्राप्ति कोई नहीं दिखाई जाती, यानी कि चालू वर्ष में उससे कोई प्राप्ति नहीं दिखाई जाती और इसी धारणा के आधार पर चालू वर्ष का अंतिम स्टॉक को आगामी वर्ष में प्रारंभिक स्टॉक के रूप में दिखाया जाता है। 8वें उपार्जन अवधारणा यानी कि अक्रूवल कंसेप्ट। उपार्जन अवधारणा ये क्या बोलती है साहब? ये बोलती है सामान्यतया आय एवं व्ययों को दर्ज करने के लिए दो प्रमुख आधार, यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी आय होगा और जो भी खर्चा होगा उसको दर्ज करने के लिए दो प्रमुख आधार है। पहला है रोकड़ा आधार और दूसरा है उपार्जन आधार। अब रोकड़ा आधार क्या बोलता है? रोकड़ा आधार ये बोलता है रोकड़ा आधार के अंतर्गत आय को आय तभी माना जाता है जब वह नकद प्राप्त होती है, यानी कि आपको जब भी नकद में अगर कुछ प्राप्ति होगी तो वो आपकी आय मानी जाएगी और वो तभी मानी जाएगी जब आपको नकद में प्राप्त हुई है। अगर आपको नकद में प्राप्त नहीं हुई है तो आपकी आय नहीं मानी जाएगी। तो रोकड़ा आधार तो यही बोलता है, सीधा केस के ऊपर बात करता है साहब, आपको केस मिला या नहीं मिला। तो रोकड़ा आधार के अंतर्गत आय को आय तभी माना जाता है जब वो नकद प्राप्त होती है तथा व्यय के नकद भुगतान करने पर ही व्यय माना जाता है। व्यवसाय का जीवनकाल लंबा होता है तथा आय अथवा व्यय कई बार परिस्थितियों अथवा शर्तों के अनुसार चालू वर्ष की अवधि से अधिक अवधि का प्राप्ति या भुगतान किया जाता है। उनका लेखा करने से व्यवसाय की बरामद की स्थिति बन जाती है।
तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी अगर आपको पैसा मिला है नकद, तो आपको उसी समय आपको आय मानना चाहिए, है ना। और अगर आपको एडवांस में ज़्यादा पैसा मिल गया तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि संबंधित वर्ष की जितनी आय बनती है वही आपको आय माननी पड़ेगी। बाकी जो पैसा आपको प्राप्त हुआ है उसमें आप क्या करोगे, अगले वर्ष के लिए आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे। अतः यह आधार उपयुक्त नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। वरन उपार्जन आधार उपयुक्त माना जाता है, जिसका वर्णन पूर्व में विस्तार से किया जा चुका है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जो हमारा नकद आधार है वो सही नहीं माना जाता। इसमें क्या करते हैं हम कि हमारे को मान लो, जो मैंने अभी ठेकेदार वाली बात करी, ठेकेदार को मान लो 10 करोड़ रुपए मिल गए रोड बनाने के, तो वो क्या करेगा कि उसी साल के अंदर अगर वो अपनी अर्निंग 10 करोड़ मान लेगा तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। भाई 10 करोड़ की उसकी अर्निंग है, वो 10 साल के लिए है, उस साल के लिए नहीं है वो अर्निंग, ठीक है ना। तो इसी गलती को दूर करने के लिए उपार्जन आधार अलग पढ़ते हैं हम। और उपार्जन आधार हमारे क्या बोलता है, ये बोलता है साहब कि उपार्जन अवधारणा के अनुसार आयगत व्ययों तथा आयगत आयों का लेखांकन नगद भुगतान अथवा नगद प्राप्ति की अपेक्षा उनके उपार्जित यानी कि अक्रिय होने वाले वर्ष में किया जाना चाहिए। यानी कि जो खर्चा जिस वर्ष से संबंधित है या फिर जो इनकम जिस वर्ष से संबंधित है उनको उसी वर्ष में दिखाया जाना चाहिए। और इस अवधारणा के आधार पर बकाया खर्च, पूर्वदत्त व्यय, अर्जित किंतु अप्राप्त आय, अनुपार्जित अथवा अग्रिम प्राप्त आय को एडजस्टेड कर यानी कि समायोजित कर चालू वर्ष की वास्तविक आय व व्यय को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। ये कौन बोलता है साहब, उपार्जन आधार। और उपार्जन आधार सही माना जाता है क्योंकि जो भी खर्चा जो भी आय जिस वर्ष की है आप उसी में एंट्री करो ना। रोकड़ आधार तो क्या बोलता है, रोकड़ आधार तो ये बोल रहा है आपको कि आपको जब भी मिला, जिस साल मिला आप उसी साल की इनकम मान लो, और आपने जिस साल आपने भुगतान कर दिया उस साल का खर्चा मान लो। ऐसे क्यों भाई, गलत है ये। रोकड़ आधार गलत है, उपार्जन आधार आपका सही है। लेखा अवधि अवधारणा, ये हमारी 9वीं अवधारणा है। ये अवधारणा क्या बोलती है कि व्यवसायी, जो हमारा व्यवसाय का स्वामी होता है, उसका जीवन सीमित होता है किंतु व्यवसाय का जीवन काल दीर्घ होता है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्यवसाय निर्बाध यानी कि सतत अथवा निरंतर लंबी अवधि तक चलता रहता है। और दूसरा है व्यवसाय के अंतिम खाते व्यवसाय की समाप्ति पर ही बनाए जाएं तो यह किसी भी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। यानी कि ये बोलता है साहब कि व्यवसाय मान लो आपका 60 साल चलेगा, और अगर आप 60 साल के बाद में अगर आप लेखे तैयार करोगे तो फिर क्या है काम के। अरे यार आप तो लेखे करो ना, हर साल करो, हर 12 महीने में करो, हर वित्तीय वर्ष में करो, या फिर देसी वर्ष के अनुसार करो। तो ये लेखा अवधारणा हमारे को यही बोलती है कि आप हर साल लेखे बनाओ, यानी कि व्यवसाय समाप्त होगा उसका आप वेट मत करो। इसलिए लेखा अवधि का निर्धारण 365 दिन, 12 माह या फिर 1 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। यह लेखा वर्ष किसी भी मानदंड का हो सकता है, अर्थात कैलेंडर वर्ष आप सभी जानते हो 1 जनवरी से 31 मार्च। देसी वर्ष चैत्र वैशाख ज्येष्ठ जो भी होते हैं ये होते हैं हमारे देसी वर्ष। और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है ना। तो भारतवर्ष में यानी कि इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट है, यानी कि भारत में आयकर अधिनियम है, उनके अनुसार जो भी मध्यम और जो वृहद व्यवसाय है उनके लिए अनिवार्य है वित्तीय वर्ष, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। तो इसको क्या मानते हैं, लेखा वर्ष। चौथी बात है कि इसी अवधारणा के कारण आयगत तथा पूंजीगत व्यय का विभाजन सरलता से किया जा सकता है। ऐसे आय व व्यय जिनका संबंध चालू वर्ष है वे आयगत आय तथा आयगत व्यय कहे जाएंगे, किंतु ऐसे व्यय जो ऐसी मद पर किए गए हैं जिनका लाभ व्यवसाय को कई वर्षों तक मिलता रहेगा, पूंजीगत व्यय कहेंगे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यानी कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। अगर आप वो देख के, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख के ये वाला देखते हैं तो मान के चलो कि आपको यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आयगत आय और पूंजीगत आय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आय क्या होती है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, ठीक है ना। तो पूंजीगत मदों का विक्रय से प्राप्तियों भी, पूंजीगत मदों के विक्रय से जो भी प्राप्तियां होगी उनको पूंजीगत प्राप्ति मानी जाएगी। और लेखावधि में अगर कोई परिवर्तन नहीं किया, लेखावधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि इसी अवधि को दृष्टिगत रखकर भावी योजनाओं का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जो भी लेखावधि है उसमें आप बार बार परिवर्तन नहीं करोगे। अगर आप परिवर्तन करोगे तो आंकड़े आपके गलत रूप से निकलेंगे। 10वीं अवधारणा आपकी चिट्ठा समीकरण अवधारणा, यानी कि इसमें जो चिट्ठा उसको समीकरण रूप में दिखाया जाता है। चिट्ठे के 2 पक्ष होते हैं, एक बगल होती है कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज़ और एक बगल होती है हमारी असेट्स। तो ये चिट्ठा समीकरण अवधारणा हमारी ये बोलती है कि साहब कैपिटल प्लस लायबिलिटी को अगर आप ऐड करोगे तो ये किसके बराबर होगी, असेट्स के बराबर होगी, ठीक। तो इस अवधारणा से आशय है कि प्रत्येक व्यवहार में 2 पक्ष होते हैं, जमा पक्ष और नाम पक्ष, ठीक। तो जितनी राशि से एक पक्ष नाम लिखा गया उतनी राशि से दूसरा पक्ष जमा किया जाएगा। सामूहिक रूप से कहें तो सभी खातों के नाम पक्ष का योग 100% जमा पक्ष के बराबर होगा, और अर्थात सभी खातों के नाम पक्ष और जमा पक्ष का योग बराबर होगा, ठीक। कहने का मतलब यह है कि जो भी एंट्री होगी, जैसे मान लो आपने राम को 50,000 दिए तो आप क्या एंट्री करोगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश,
50,000 दिए तो आप 50,000 यहाँ लिख दोगे, 50,000 यहाँ लिख दोगे। तो ये जो चिट्ठा समीकरण अवधारणा हमारे को ये बोलती है कि जितनी राशि से एक पक्ष नाम लिखा गया उतनी राशि से दूसरा पक्ष जमा किया जाएगा। यानी कि आपने 50,000 से इसको डेबिट कर दिया तो 50,000 से आप इसको क्रेडिट करोगे, तो दोनों खातों का प्रभाव क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, अर्थात सभी खातों के नाम और जमा पक्ष का योग बराबर होगा। और समीकरण के रूप में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेबिट बराबर क्रेडिट, यानी कि डेबिट का योग क्रेडिट के बराबर होगा। और इसी धारणा पर स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। देखो ये बता रखा है यहाँ पर, इसी धारणा पर, एक सेकंड, इसी धारणा पर स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। और इसीलिए स्थिति विवरण को हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय का दर्पण। तो ये आपके 10 के 10 अवधारणा आपकी पूरी हो गई बेटा। वीडियो लंबा हो गया और अगला जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे लेखांकन परंपराएं, प्रथाएं और जो हमारी मान्यताएं वो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। दोनों चीज़ हम, यानी कि कन्वेंशन और अजम्पशन, दोनों चीज़ हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हमने लेखांकन के सिद्धांत और लेखांकन की अवधारणा के ऊपर बात करी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, कोऑपरेटिव बैंक में जो वैकेंसी आएगी मैनेजर, सीनियर मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट की, तथा रोडवेज विभाग में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आएगी, जो भी बच्चे इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तीनों नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बेनिफिट मिले। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।